कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 स्टेट, 13 14 इक्वालिटी, 15 डिस्क्रिमिनेशन, 16 17 18 19 फ्रीडम, 19(1)(a), 19(1)(b), 1(c) यूनियन, 1(d) फ्रीली, 9(e), 19(e) G ट्रेड ऑक्यूपेशन, ठीक है। 20 का 1 क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो, 2 क्या है, डबल जेपार्डी, 3 21 लाइफ एंड लिबर्टी, 21(a), 22 एक्सप्लॉयटेशन, लाइट अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें एलियन एनिमीज अदर देन प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव। फिर ये हो गया 22, 23 एक्सप्लॉयटेशन, इसमें 3 चीजें थी, कौन कौन सी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर, ठीक है। फिर 24 चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट, 25 कल्चर एंड रिलीजन, ठीक है। 26 27 28 उसी के चारों हैं, ठीक है। 29 30 31 32 चलो रिट्स में आ जाते हैं पहले, फिर हम एक अच्छा रिवीजन कर लेंगे। चलो रिट्स क्या है, मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कहीं से अफेक्ट हो रहे हो, ठीक है। Writs is a formal written order issued by the judiciary against the administration या judicial. It is issued when there is any violation of fundamental rights. Writ क्या हो गया, बहुत नखरे हैं यार। चलो ठीक है, क्या है, रिट्स कब इशू होते हैं, जब फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते हैं। फंडामेंटल राइट अभी हमने रिवाइज किए, ठीक है। चलो, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गिवन अंडर आर्टिकल 30 इज अ गारंटर ऑफ ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू पीपल ऑफ इंडिया। एक हो गया आर्टिकल 32, एक हो गया आर्टिकल 226. To enforce the Indian Constitution and pass Supreme Court to issue writs for enforcement of any fundamental right, Article 32. 32 अगर आपको करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अगर रिट के लिए फंडामेंटल वायलेशन के लिए कोई एप्लीकेशन डालते हो, रिट फाइल करते हो, तो आर्टिकल 32 लगाते हो। अगर हाई कोर्ट में जाते हो तो कौन सा आर्टिकल, 226, उल्टा चलता है। 226 किसका है, 32 किसका है, दोनों जगह हम रिट फाइल कर सकते हैं, बस क्या फर्क है, हाई कोर्ट में अपना जुरिस्डिक्शन वाले में ही जा सकते हो, ठीक है। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू राइट अगेंस्ट एनी पर्सन और गवर्नमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट कब कर सकता है, वही पर्सन रिसाइडिंग और अगेंस्ट अ गवर्नमेंट लोकेटेड विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और इफ कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। मतलब बंदा अगर गुजरात का है लेकिन उसका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कहाँ हुआ है, एमपी में, तो एमपी का हाई कोर्ट वो मैटर को देख सकता है। नहीं तो हमेशा जहां पर्सन रिसाइड करते हैं उसी का ही टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ही हाई कोर्ट कवर करेगा। हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल होगा, 226। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल, Supreme Court can issue writs to enforce fundamental rights. High Court can issue writ to enforce fundamental rights or any other purpose. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाते हो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट को लेके, हाई कोर्ट के पास आप सिर्फ फंडामेंटल राइट के अलावा और भी चीजों को लेके मुद्दा उठाने जा सकते हो। Supreme Court issue writ under Article 32 in itself a fundamental right. Thus, Supreme Court cannot refuse to exercise its writ jurisdiction. और whereas Article 226 is a discretionary, thus High Court can refuse to exercise its writ jurisdiction. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कभी भी आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता। अगर हाई कोर्ट को रिफ्यूज करना है तो वो कर सकता है, जुरिस्डिक्शन बोल देगा मेरा यहाँ कवर नहीं होता, ठीक है। अगर कोई भी गुजरात का बंदा एमपी हाई कोर्ट में लेके आएगा तो वो बोल देंगे मेरा यहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप गुजरात जाओ, और सुप्रीम कोर्ट कभी भी आपको इस चीज को लेकर रिफ्यूज नहीं कर सकता,
ठीक है, टाइप्स ऑफ रिट्स हमने कल समझे थे, पहला है हैबिकस कॉर्पस, टू हैव अ बॉडी, ये एक लैटिन फ्रेज है जिसको हम क्या बोलते हैं, टू हैव अ बॉडी। हमको इसकी मीनिंग समझ आ गए थे, हम अब थियोरेटिकली देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये। If a person is detained, whether in prison or private custody, without any justification for detention, then he himself or through his representative seek relief under this writ. तो habeas corpus में अगर किसी को जेल में डाल दिया है without उसके पास knowing the reasons of grounds, ठीक है, उसको grounds पता ही नहीं है कि क्यों उसे जेल में डाला है, तो उसने क्या किया, ये वाला रिट लिया। कौन सा वाला, हैबिकस कॉर्पस, जिस एक जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, टू have a body. Supreme Court or High Court will then issue this writ to produce the person who has been detained before the court and release him if such detention is found illegal. Supreme Court क्या करेगा, ये writ use करेगा और देखेगा क्यों उसको जेल में डाला है, अगर illegally डाला है तो उसे छुड़वा देगा। This writ issued under is to protect individual liberties against the state and other, देखो एग्जाम्पल दिया है, रीड करो। सीवियर टॉर्चर किया उसके साथ उन लोगों ने, ठीक है, तो उसने कौन सी रिट यूज करी, हैबिकस कॉर्पस। इसका मतलब क्या है, टू हैव अ बॉडी, तो उसने उस पर्सन को बुलाया जिसने उसको डिटेन किया था और फिर टॉर्चर किया, तो उसने उसको कोर्ट में अपियर होने के लिए बोला, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बुलाएगा और उससे क्वेश्चन करेगा कि उसको छोड़ दो, तुमने इलीगली उसे जेल में रखा है या लीगली भी रखा है, तो इतना सीवियर टॉर्चर जब तक उसकी कंप्लीट पनिशमेंट नहीं आ जाती तब तक आप उस पर नहीं कर सकते। His friend Sunil Batra wrote a letter to court the kind attention for the torture and said the letter was taken under the ambit of habeas corpus writ. ये एक से पढ़ा है कन्फाइनमेंट में, हाँ वही, तो उसमें इंडिविजुअल लिबर्टीज को लेके ही है कि उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है, आपने अभी फाइनल उसका आया नहीं है जजमेंट और आपने उसको एक कन्फाइनमेंट पे रख लिया, तो सेम केस है, ठीक है। मैंडेमस, मैंडेमस यानी वी कमांड, it is issued when a public official or a person holding a public office has failed to perform his or her public or statutory duty. Mandamus can be issued against any public authority. ये वाला किसके अगेंस्ट हो रहा था, इंडिविजुअल के अगेंस्ट, ठीक है, और उसमें उस ऐसे पर्सन को जिसको आपने डिटेन किया हुआ, ये वर्ड याद रखना, ठीक है, एक एग्जाम्पल है वो, पर डिटेन वर्ड याद रखना। इसमें क्या हो रहा है, पब्लिक अथॉरिटी वर्ड याद रखना, वी कमांड, तो बेसिकली इसमें हम किसको अपियर होने को बोल रहे हैं, पब्लिक अथॉरिटी को। बट इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट फॉर एक्सरसाइज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड पावर। हम कभी भी गवर्नर या किसी भी स्टेट को क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे अदर पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इसी गवर्नर का और स्टेट के, उस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, कि उसकी क्या अथॉरिटी थी उस पर्सन के साथ ऐसे ट्रीट करने की, ठीक है, उसको किसने ये कमांड दी ये काम करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली मैंडेमस याद रखना, वी कमांड और पब्लिक अथॉरिटी। Prohibition. A writ of prohibition is issued to an inferior court preventing it from assuming the jurisdiction in which not legally vested in it. मतलब एक ऐसा कोर्ट जिसके पास वो केस को हैंडल करने का jurisdiction है ही नहीं, तो उसके अगेंस्ट हमने क्या writ issue करनी है, prohibition. When a tribunal or a lower court acts without or in excess of jurisdiction, writ of prohibition can be demanded. तो basically इसमें word याद रखना jurisdiction, जहां पे उस पर्सन के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है वहां पे कौन सा रिट हो रहा है, प्रोहिबिशन। इट इज जनरली इशूड बिफोर द ट्रायल ऑफ अ कोर्स और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग बट नेवर आफ्टर द ऑर्डर इज
मेड। ठीक है, मतलब कि एक हियरिंग चल रही थी, अभी आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया, फाइनल डिक्री नहीं आई है, उसके पहले आप बोल सकते हो इस पर्सन के पास वो जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जब एक पर्सन ने अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी है और जो उसका रिस्पोंडेंट होता है वो लेके आता है एप्लीकेशन की, सर आपके पास इस चीज का जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, और तो केस वहीं पे भी सॉर्ट हो जाता है कि ठीक है आप जहां वहां लेके जाओ जहां पे इस चीज का जुरिस्डिक्शन है। तो प्रोहिबिशन की रिट भी फाइल कर सकते हो कि ये वाला डिसीजन यहाँ चल रहा है, इस हाई कोर्ट में चल रहा है या फिर इस सिविल कोर्ट में चल रहा है जहां पे इस मैटर को लेके इनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो आप जब केस चल रहा होगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, तब आप रिट फाइल कर सकते हो। आफ्टर द ऑर्डर इज मेड तब प्रोहिबिशन का रिट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरे तरीके से एक्शन ले सकते हो पर रिट फाइल नहीं कर सकते। In simple words, this writ is issued from the higher court to an inferior court or tribunal, prohibiting it from proceeding further with the matter pending before it, either because such inferior या court exceeding its jurisdiction या फिर contravention of law है। While mandamus commands activity and prohibits commands inactivity, it is available only against the judicial and quasi-judicial authorities, is not available against the public officer। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो वो बता रहे हैं कि हायर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को क्या कमांड कर रहा है, बेसिकली क्या बोल रहा है कि तुम्हें इस चीज का जुरिस्डिक्शन नहीं है तो तुम इधर पे ये वाला कोर्ट ये वाला मैटर को यहीं पे ही बंद कर दो, आगे प्रोसीड मत करो, इसका तुम प्रोहिबिशन लगा रहे हो कि यू आर प्रोहिबिटेड, आगे केस को प्रोसीड मत करो। दो केसेस में, जब उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं हो और दूसरा जब कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ है। ठीक है, अब बोल रहा है मैंडेमस में क्या पड़ा था, कमांड। ठीक है, और प्रोहिबिशन में क्या पड़ा, इनएक्टिविटी मतलब प्रोसीजर्स को रोक दो, प्रोसीडिंग को रोक दो। इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज एंड नॉट अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर। जो हमने मैंडेमस पढ़ा उसमें स्ट्रिक्टली बोलते था गवर्नर और स्टेट को हम ये ऑर्डर कभी नहीं देंगे, तो इसमें भी ये जो हम रोकने की कोशिश करें ये सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटी को ही बोल सकते हैं कि प्रोसीडिंग्स को रोक दो। क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज यानी कई हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है जो हमारी अपील या फिर ऐसे मैटर्स को हैंडल करते हैं, ऐसी कोई अथॉरिटीज है जिनके पास हम पहले एप्लीकेशन लेके जाते हैं, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर्स और हमारे रीजनल ऑफिसर्स जिनके पास हम पहले एक एप्लीकेशन लेके जाते, आरडी वगैरह में भी कंपनीज की होती है, डायरेक्टली एनसीएलटी में नहीं होती, तो उनको भी ये है कि आपको हम रोक सकते हैं कि आपके पास इस चीज का जुरिस्डिक्शन नहीं है, पर हम किसी पब्लिक ऑफिसर को यानी हमारी गवर्नर को या कोई गवर्नमेंट को हम इस चीज के लिए रोक नहीं सकते। ठीक है, तो रिट ओनली जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज और ऊपर सिर्फ अथॉरिटीज, पब्लिक अथॉरिटीज, नॉट पब्लिक ऑफिसर। ठीक है, सर्ट्योरारी, दिस रिट कैन बी फाइल्ड to High Court or Supreme Court if the subordinate court acts without or in excess of the jurisdiction, acts in contravention of the rule of natural justice या commits an error apparent on the face of the record। सामने से दिख रहा है कि आपके जो जजमेंट में एक एरर है, सामने से दिख रहा है कि आप एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हो, सामने से दिख रहा है कि आपने क्या किया है, नेचुरल जस्टिस वाला रूल को इम्प्लाई नहीं किया है, जो हम हर जगह पढ़ते हैं कि बेसिक चीज है जो हर जज को फॉलो करनी है। हमने इसमें भी पढ़ा, सोर्सेज ऑफ लॉ में भी, हमेशा उनको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है, कुछ एक्सेप्शंस है उसके, पर जनरली जनरल रूल जो तुम लोग बोलते हो वो यही है कि उनको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमेशा फॉलो करना है। तो अगर वो फॉलो नहीं करेंगे, एक्सेस जुरिस्डिक्शन में जाएंगे या एरर है उनके कोई रिकॉर्ड में, तब कौन सी रेट फाइल हो जाएगी, सर्ट्योरारी। Although object of both the writs, prohibition and certiorari is same, almost same थे। prohibition is available at an earlier stage whereas certiorari is available at a later stage when the order is made, सिर्फ इतना फर्क है। ठीक है, तो ऑर्डर आ गया और उसके बाद लगा इसने एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन में किया है, तो कौन सा, सर्ट्योरारी, और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स तो कौन सा, प्रोहिबिशन। अगर नेचुरल जस्टिस ना देखते हुए उसने एक जजमेंट दे दिया तो कौन सा रेट, सर्ट्योरारी, और अगर उसके ऑब्वियसली ऑर्डर में ही कोई एरर है तभी आप सर्ट्योरारी फाइल करोगे ना। तो अर्लियर स्टेज में कौन सा, प्रोहिबिशन, उसके बाद स्टेज में पहला कौन सा पड़ा, हैबियस कॉर्पस, टू हैव अ बॉडी, जिसमें हमने वर्ड क्या याद किया, डिटेन। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, मैंडेमस, जिसका मतलब क्या होता है, वी कमांड। ठीक है, जिसमें कौन सा वर्ड है, पब्लिक अथॉरिटी। फिर थर्ड कौन सा पढ़ा, प्रोहिबिशन, जिसमें कौन है, जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज। अगर कोई इंफीरियर कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सेस में यूज करती है, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ करती है, तो हम ये वाला रेट फॉलो करते हैं। फिर फोर्थ कौन सा पड़ा, सर्ट्योरारी। सर्ट्योरारी में भी क्या है, एक्सेस जुरिस्डिक्शन है, नेचुरल जस्टिस फॉलोड नहीं है, और एपरेंट एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है, तब आप कौन सा फॉलो कर रहे हो, सर्ट्योरारी। अब लास्ट है क्यो वारंटो,
The term quo warranto means what's your authority. If the public office is held by anyone not qualified to hold it, it can be challenged by a person. कल हमने एक लाइसेंस वाला केस देखा था. सपोज आप एक पर्सन के पास किसी चीज का लाइसेंस दे लेने गए और वो आपको वो लाइसेंस नहीं दे रहा है, तो आपको क्वेश्चन करना है ना कि क्यों नहीं दे रहा है. ठीक है, या देने के बाद रिजेक्ट कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, जो भी. तो आपने क्या किया, रिट फाइल कर दी. रिट कौन सी, क्यू वारंट, टू चेक व्हाट इज हिज अथॉरिटी, हु द हेल ही इज, जिसने मेरे को लाइसेंस नहीं दिया है या फिर कैंसिल किया. तो वो अपनी पुरानी डिग्रीज और अपने क्वालिफिकेशन सब कोर्ट में सबमिट करेगा. सी आई एम ऑथराइज टू कैंसिल, और इस रीजन से मैंने कैंसिल किया, या इस रीजन से मैंने इसे लाइसेंस नहीं दिया. ठीक है. Under this writ, person is ordered by the court to explain under what valid grounds he is holding such position. If it is found on investigation that he is not entitled to the office, the court may restrain him from acting in the office and order to vacate the office. Example दिया है, पढ़ो. इसमें उसने term जो होता है हम बोलते हैं खत्म हो जाता है, उससे एक्सीड में ऑफिस में बैठा हुआ था. जी हाँ, उसको प्रेजेंट होना है, पर उसको इलीगली डिटेन किया है, तो ये प्रूफ कौन करेगा, वो प्रूफ करेगा. और पुलिस ऑफिसर को हम बुलाएंगे ना. टू हैव अ बॉडी मतलब उस पर्सन के जिसके साथ गलत हो रहा है उसको हमने बुलाया. ठीक है, कि तुम्हारे साथ गलत हो, क्योंकि उसके फ्रेंड ने लेटर दिया था ना कि इसको वॉलंटरी, इसको बंद कर दिया गया, अभी फाइनल ऑर्डर आया नहीं, तो हम वो उस पुलिस ऑफिसर को बुलाएंगे ना कि तुमने इसको क्यों अंदर रखा है इलीगली, अभी तो फाइनल ऑर्डर आया ही नहीं है. ठीक है, हो गए पांचों रेट्स. कौन कौन से, हैबिकस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्टुरारी और मैंडेमस. ठीक है, पांचों इजी है. अब हम देखते हैं एक न्यू चीज. देखो ऊपर दिया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स. ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 19(1)(g) में, जस्ट उसके ऊपर है, रिट्स के जस्ट ऊपर. क्या चीज लिखी थी उसमें 1G में. हाँ, तो क्या लिखा था अंदर, ये तो उसके हेडिंग है, अंदर क्या लिखा था. फिर हमने क्वेश्चन किया था कि क्या हम लोग डॉक्टर बन सकते हैं क्या. तो हमने पढ़ा था कि उस पर्सन को उस चीज का क्वालिफिकेशन होना चाहिए. एक और चीज पढ़ी थी मोनोपोली वाली, कि उसके लिए भी अलाउड है अनटिल अनलेस आप जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हो. ठीक है, उसके अगेंस्ट वो नहीं होना चाहिए. ये सब उसी से रिलेटेड है. आर्टिकल 301, 2, 3 और 4, 5. ठीक है, पहला लिखा है 301 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी free. Restriction in form of taxes can be imposed. The freedom trade guaranteed under 301 applies throughout the territory. It is not only available to interstate but also intrastate trade, commerce, intercourse. तीनों चीजें. The intention is to make the whole territory as one for free flow of trade and कॉमर्स. 301 में बोल रहा है तुम एक स्टेट में बैठे हो, तुम कोई भी स्टेट का बिजनेस कर सकते हो. ठीक है, तुम कहीं से भी माल ले सकते हो, कहीं पे भी माल बेच सकते हो. तो उससे हम डिस्क्रिमिनेट कहाँ करेंगे तुमको, टैक्स में. हो सकता है तुम्हें एमपी में टैक्स कम लगे, हो सकता है जब तुम महाराष्ट्र में कोई आइटम बेचोगे तो तुम्हें टैक्स ज्यादा पे करना पड़े. जीएसटी वाइज अभी तो अप्लाई हो गया, एप्लीकेबल है हम सबको, तब ये आया नहीं था, पर कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने चीजें मेंशन कर दी कि आप फ्रीली पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बैठ के कैसा भी बिजनेस कर सकते हो. बस क्या प्रॉब्लम है कि टैक्स को लेके आपको थोड़ा बहुत हम डिस्ट्रिक्शंस या फिर अलग डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं. ठीक है, पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के रखा है बस. ठीक है, बस कि अगर आप इंटरस्टेट करते हो तो चलेगा, इंटरस्टेट करते हो तो हम शायद टैक्सेस को लेके आपको अलग कुछ लगा सकते हैं. लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं दैट इज नॉट अ मैटर. जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बताया था तो उन्होंने डाल दिया था. ठीक है, 302 however the parliament can impose restrictions on freedom trade commerce intercourse and public interest. मतलब restrictions मतलब पार्लियामेंट नए नए regulations ला सकती है, मना हम आपको बिल्कुल नहीं कर रहे. restrictions मतलब कोई भी नया लॉ, कोई भी रेगुलेशन या कोई भी नया नोटिफिकेशन हम लाके दे सकते हैं कि इस तरीके से आप अपना बिजनेस करो, हम मना नहीं कर रहे. ठीक है, restrictions लगा सकते हैं बस. आर्टिकल 303 while imposing the restriction the parliament should not discriminate between the state. Discrimination can only be done in case of scarcity of goods. इसका मतलब क्या है कि सपोज कुछ वेजिटेबल्स हैं या कोई भी चीज ले लो, तो अब हम वेजिटेबल्स के एग्जांपल, तो सपोज वो चीज यहाँ पे नहीं है,
एमपी में नहीं है, कोई ऐसी वेजिटेबल कम मिलती होगी और बाहर वो चीज ज्यादा मिलती, तो हम इस चीज में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि एक काम करो यहाँ पे इस चीज का एग्रीकल्चर ज्यादा करवा दो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। या फिर कोई चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा है तो हमने उसके रेट बढ़ा दिए, ठीक है, कि यहाँ पे अनियंस बहुत ज्यादा है तो हमने बोल दिया यहाँ पे ना 60 रुपीज केजीज बेच देते हैं और अदर स्टेट्स में 30 रुपीज, क्योंकि वहां उस चीज की कमी है, तो हमने यहाँ रेट बढ़ा दिया। डिस्क्रिमिनेशन, भैया हमारे स्टेट में तो आप इतना महंगा बेच रहे हैं, दूसरे स्टेट में सस्ता बेच रहे हो, तो क्योंकि उस चीज की वहां पे कमी है तो हमने आपको डिस्क्रिमिनेशन किया है दूसरे स्टेट से। तो सिर्फ और सिर्फ ये किसको राइट है? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ही आपके लिए रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। पार्लियामेंट ही आपको डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, और डिस्क्रिमिनेशन भी कौन से मैटर पे? जब स्कैरसिटी ऑफ गुड्स हो, ठीक है। किसी को कोई डाउट? State legislature can impose taxes on goods which come into their states and from other states if those goods are subject to taxation in their respective state. अब हमने स्टेट को भी ये पार दे दी कि तुम्हारे अगर स्टेट में कोई गुड्स आ रहे हैं, तुम्हारे स्टेट से कोई गुड्स जा रहे हैं, तो तुम उस हिसाब से अपने स्टेट पे टैक्स लगा सकते हो, ठीक है। 305, the law can create state monopoly in any trade are valid irrespective of the fact that they directly impede or restrict the freedom of trade and commerce. हमने एक और पार दे दी कि अपने अपने स्टेट में अगर तुमको मोनोपोली लानी है तुम लाओ, पर जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, उसके अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे। ये पूरे जो 5 आर्टिकल्स पढ़े ना वो 19(1) ही है, हमने ये सब उसमें समझा था। पॉइंट ये कि यहाँ पे ये लोग टैक्स को, रिस्ट्रिक्शंस को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि हम ना टैक्स लगाने लगेंगे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम रिस्ट्रिक्शंस लगा लेंगे, प्लस आप वो जनरल इंटरेस्ट को फॉलो करो, ये हमने वहां भी पढ़ा था, ठीक है। हम डिस्क्रिमिनेट करने लगेंगे अगर कोई स्कैरसिटी ऑफ गुड्स होगी, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो ये पूरे जो 5 आर्टिकल्स है ना वो कंप्लीटली फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, उसमें ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन लिखा था, ठीक है। यहाँ पे 3 वर्ड्स अलग लिख दिए कि कोई भी पर्सन कहीं पे भी बैठ के किसी भी स्टेट के साथ बिजनेस कर सकता है, सिर्फ हम कहाँ उनको छोड़ेंगे नहीं, टैक्स फॉर्म में। फिर उन्होंने बोल दिया कि हम रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं, वो भी पार्लियामेंट लगा सकता है कि नए नए उसको लॉज रेगुलेशंस लाने हैं बिजनेस को लेके, तो वो भी लेके आ सकता है। फिर हमने बोल दिया अगर स्कैरसिटी ऑफ गुड्स होगा ना तो हम आपको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। फिर हमने बोल दिया स्टेट अपने हिसाब से अपने स्टेट में टैक्सेस लगा सकता है। फिर हमने एक और पॉइंट बोल दिया क्योंकि मोनोपोली है तो वो भी कर सकते हो, पर कभी भी फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स मतलब कॉम्पिटिशन अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 304, हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन गुड्स विच कम इनटू देयर स्टेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, बीइंग कंपनी सेक्रेटरीज, मैंने एमपी की कंपनीज का तो काम किया ही किया, प्लस मैंने दूसरे स्टेट का भी काम किया। अभी ऐसा कोई लॉ आया नहीं, अब मैंने क्या किया, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह से कंपनीज उठा ली और सबका काम कर लिया। अब जब मैं अपने इनकम टैक्स भर रही हूँ या कोई और टैक्स, सर्विस टैक्स भर रही हूँ, कोई भी टैक्स भर रही हूँ, तो मुझे कंप्लीटली उनको दिखाना पड़ेगा कि मेरा कहाँ कहाँ बिजनेस है। तो बोले तुमने जितना एमपी का बिजनेस किया है ना उसमें 2%, पर तुमने जितना महाराष्ट्र और उनका किया उसमें 18%, वो इस चीज में टैक्स मुझ पे लगा सकते क्योंकि वो अपने स्टेट को भी बढ़ाना चाहते हैं। अब मैं अगर एमपी का बिजनेस करूं ही नहीं, मैं यहाँ बैठ के एमपी में बैठ के सिर्फ बाहर बाहर का बिजनेस करूं, तो वो थोड़ा टैक्स तो मुझसे कलेक्ट करेंगे ही ना कि बाहर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है शायद, इसलिए तुम बाहर बाहर का बिजनेस कर रही हो और तुम एमपी में तो बिजनेस कर ही नहीं रही हो। हम ओवरऑल इकोनॉमी की ही बात करते हैं, पर हमारे स्टेट की भी तो कोई इकोनॉमी है, हमारे स्टेट के पास कितना पैसा आ रहा है, तो हमारे स्टेट के पास बाहर का ही पैसा आ रहा है और यहाँ पे तो तुम वो सर्विस दे ही नहीं रहे हो। तो इसके लिए हम तुम्हें बाहर वाले अगर तुम करते हो तो चार्ज कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है, ठीक है, टैक्स को लेके नहीं है, अभी तक हम एक ही चल रहे हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया, पर स्टेट चाहे तो ये कर सकता है, ये उन्होंने मेंशन कर दिया एक आर्टिकल में, ठीक है। 305, द स्टेट विच क्रिएट्स द लॉ विच क्रिएट स्टेट मोनोपोली। अपन एमपी में बैठे, अपन ने क्या किया, एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया, एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए जो हमारे स्टेट में चल रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने इसको अभी बाहर लॉन्च ही नहीं किया, हम सिर्फ अभी एमपी में ही वो लॉन्च करे जा रहे हैं, तो हमारा स्टेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वो टेक यूज करके, तो कहीं ना कहीं हमारा इंडिया इससे अफेक्ट होगा, ठीक है। तो हम बोले तो और ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं, तो आप मोनोपोली करो लेकिन जनरल इंटरेस्ट के पब्लिक को ध्यान में रखते हुए। इससे क्या होगा, जो महाराष्ट्र है, जो दूसरे दूसरे हमारे स्टेट्स हैं, एपी, यूपी, ये सब पीछे होते जाएंगे और तुम्हारा स्टेट आगे होता जाएगा। तो तुम इक्वली ट्रीट करो, तुम्हें मोनोपोली करनी है तुम कर सकते हो, अब तुमने टेक बनाया, तुम्हारे जैसा टेक कोई और नहीं बना सकता, शायद उसको 10 साल लग जाए इसको बनाने के लिए, तब तक तो तुम ही जीत रहे हो ना। तो तुम अब इसकी प्राइसिंग क्या कर दोगे, यहाँ पे सस्ती कर दोगे अपने स्टेट में और बाहर
महंगी कर दोगे, तो वो जो तुम महंगी कर रहे हो ना, वो इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए कि वो लोग बहुत पीछे हो जाए। वो इतनी एक रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए कि वो भी उस चीज को अडॉप्ट कर सके, वो वाले टेक को, और तुम्हारा स्टेट भी कर सके। तुम अपने स्टेट की बढ़ाई करो, पर इस लेवल की नहीं कि तुम्हारे पूरे कंट्री के लोग अफेक्ट हो। कंपेरेटिवली इससे बिजनेस अफेक्ट हो, क्योंकि टेक बनाने वाले बहुत लोग बैठे हैं, पर जिसने इतना इतना अमेजिंग टेक बना लिया उसका स्टेट तो बढ़ रहा है, पर उसकी प्राइसिंग बाहर वाले लोगों को ज्यादा पे करनी पड़ रही है वैसे। ठीक है, तो आपको मोनोपोली करना अलाउड है, बट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं वापस जहां हमने छोड़ा था। जी, कांग्रेस है। कर सकते हो, तो हम वो ही तो कह रहे हैं ना कि इसलिए अभी तक ऐसा कोई लॉ बनाया नहीं, क्योंकि इतनी यूनाइटेड हमारी ये जो पॉलिटिशियन पब्लिक्स हैं वो भी नहीं है यूनाइटेड, ये भी अपना इंडिविजुअली हमारे इंडिया को चलाए। अगर तुम प्रैक्टिकली सोचो स्नेहा, तो कितना डिफिकल्ट है ये सब अप्लाई करना। उनने कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन कर दिया, देयर इज सो मच बैड थिंग्स गोइंग ऑन कि हमारी कंट्री को शायद चलाने के लिए वो चीजें करनी पड़ती होंगी। मतलब हम जज नहीं कर सकते अपने गवर्नर और स्टेट और ऐसे लोगों को जो मिनिस्टर्स हैं हमारे। मे बी यही एक कल्चर है जो उनको फॉलो करना ही पड़ता होगा। मे बी इतना उनमें आपस में इतना कंपटीशन है, कभी कभी ये जरूरी होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। हम वो गाना सुन रहे हैं दैट ही इज पेइंग 1,000 2,000 हमारे शिवराज जी, नहीं गाना आ रहा है, मामा बोलते हैं हम उनको, लाडली बहना। तो अब मुझे ये कल्चर नहीं समझ आ रहा है कि 1,000 3,000 तुम पे करो, पर जिनको मिल रहा है आई गेस दे आर वेरी हैप्पी कि उनको ये मंथली ये मिल रहे हैं पैसे। अब ये वो तो इंसान वोट के लिए ही कर रहा है ना, उसके पीछे उसने कितना लोन लिया है, उसके पास इतना पैसा नहीं है। ह्यूज लोन हैज बीन टेकन, ह्यूज। उसको अगर जीत गया तो उसको पे ऑफ करना पड़ेगा, और नहीं तो वो नुकसान में है। और जिसके चांसेस आई गेस पता नहीं क्या है। तो अगर अपन प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करें ना, तो देर इज अ लिटिल डिफरेंस गोइंग ऑन। पर उन्होंने चीजें बहुत मेंशन की हुई हैं। पार को लेके ना हम कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया फॉलो कर रहे हैं कि किसके पास पार है, प्रेसिडेंट के पास ये पार है। अभी हम वहीं बस आ गए हैं हम वो स्टेज पे कि हम जब डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टेट के पार है, वो यूनियन लिस्ट और ये सब। तो पार को लेके इन लोग बकायदा फॉलो कर रहे हैं। ये चीज पार्लियामेंट में डिस्कस होगी, ये चीज सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करेगी, ये सिर्फ दोनों मिलके करेंगे। इस चीज में हम बहुत अच्छे से अपना लॉ फॉलो कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स कंप्लीटली फॉलो हो रहे हैं नहीं। ठीक है, वो ये रिट्स तुमको पता है कि कर सकते हो, कि सबको पता है इसके अगेंस्ट एक्शन लिख। तो केशव नंदा भारती इतने केसेस पढ़ो, कभी उसको गूगल किया है उस आदमी को? वो बंदे ने तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को ही उठाया है कि भैया ये रिटन है, इस पे जागो। उससे हमारी कंट्री को इतने लोगों को अवेयरनेस मिली, सिर्फ इस पर्सन से। उसके इतने केसेस हम पढ़ते टाइम, मतलब जब हम एजुकेशन ले रहे हैं या जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ, तो हम सोचते हैं अरे हर जगह यही यही केसेस है। पर तुम सोचो, ही इज सच अ फेमस पर्सन, उसने कितने फंडामेंटल राइट्स में एक्शन लिया। हर शुरू से हम आर्टिकल 12 सेम केस, 13 सेम, उसने हर आर्टिकल पे तुम्हारे लिए एक मुद्दा उठाया था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी हम उस पे ही आएंगे। द लास्ट जजमेंट अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स, वाज ओनली बेस्ड ऑन हिज केस। तो ही इज अ गुड पर्सन जिसने ये एक्शंस उठाए हैं। बाकी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो कंट्री तो हमारी हमको ऐसी ही उल्लू बना के चलाए जा रहे हैं वो लोग। जिनको नॉलेज है, जिनको नहीं है वो बस जी रहे हैं दो रोटी में। हाँ, तुम्हारी जैसे लोगों की बहुत नीड है, नॉट जस्ट लॉयर्स, एवरीबडी हु इज हैविंग सम काइंड ऑफ नॉलेज, उन सब की नीड है। तुम अगर तुम सोच रहे हो तुम कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो, मैं बोल रही हूँ तुम 18 एक्ट पढ़ के तुम कितने नॉलेजेबल पर्सन बन रहे हो। तुम सिर्फ टैग लोगे कंपनी सेक्रेटरी का, पर तुम जो नॉलेज लेके बैठोगे ना, तुम कोई भी बिजनेस चला सकते हो। कोई भी पापा का बिजनेस हो, चाहे कोई सर्विस बिजनेस हो, कोई भी कंपनी चला सकते हो, कोई कमर्शियल बिजनेस चला सकते हो, कोई बिल्डिंग का बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम, क्योंकि तुमको हर सब्जेक्ट का नॉलेज है। तुमको स्टैम्प ड्यूटी पता है, तुमको अभी रजिस्ट्रेशन एक्ट पता चल जाएगा, तुम सब कर सकते हो, सब। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अब तुमको पता चल गया, तो तुम शायद देश भी चला सकते हो। तो तुम इसमें पीछे मत रहना, तुमको सब चीज का आइडिया है, बस उसको भूलना मत। प्रैक्टिकली इन सब चीजों को याद रखना, एटलीस्ट इतना याद रखना कि कभी अप्लाई करना पड़ जाए ना, तो कौन सा लॉ उठाना है। बस कि इसको गूगल करना आना चाहिए तुम्हारे को, एटलीस्ट गूगल पता है।
लोगों को ये भी नहीं पता होगा कौन सा एक्ट खोलें इस चीज को खोलने के लिए। प्रॉपर्टी लॉ ढूंढेंगे वो, व्हाट इज प्रॉपर्टी लॉ, तुमको पता है प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल मतलब सेल ऑफ गुड, इमूवेबल मतलब ट्रांस, ये तो तुमको हमेशा याद रहेगा। मैं नहीं कह रही तुमको सेक्शन याद होगा, तुमको कंपनी लॉ के एटलीस्ट चैप्टर याद होगा कि किसमें क्या खोलना है, कौन सा खोलना है, तो तुम कर सकते हो ना। चलो अब हम देख रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मुझे बताओ क्या हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं? बहुत लिमिटेड प्रोसेस है, रिजिड प्रोसेस हमने देखा है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। कौन सा आर्टिकल? 368। ठीक है, सुन के बोला ना, तेरे को पता होगा 368। चलो 368 आर्टिकल आया। 368 आर्टिकल आया कैसे, ठीक है हम समझते हैं। देखो इसमें ना केसेस केसेस के हिसाब से उन्होंने मस्त बताया, तो तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट, इज इट पॉसिबल और नॉट। तो हाउ इज इट पॉसिबल वो अभी हम समझेंगे। The question about amendability of fundamental right has been raised in various cases and court have been decided the matter in different ways in diverse cases। तो तुमको ऐसे ही लिखना है कि बहुत सारे केसेस से क्वेश्चन आया था और बहुत सारे केसेस के बाद डिसाइड हुआ कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं। पहला केस, इनिशियली सुप्रीम कोर्ट हैड व्यू दैट नो पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अनअमेंडेबल एंड द पार्लियामेंट इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 368 amend any provision of constitution including fundamental right. This decision was upheld in शंकारी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सबसे नंबर 1 याद रखना, कौन सा? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या बोल दिया, हाँ 368 में लिखा है हम फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। पहला केस कौन सा बच्चे? शंकरी यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्लियरली बोल दिया कि हम कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडेबल अनअमेंडेबल नहीं रहेगा, हेंस फंडामेंटल राइट कैन आल्सो बी अमेंडेड एज पर आर्टिकल 368। कौन सा केस? वो जो गोखल लिखा है ना वो गोलकनाथ है, गोलक लिखो। इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब द पेटिशनर चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द पंजाब सिक्योरिटी लैंड एंड मैसूर लैंड, द सुप्रीम कोर्ट रिवर्सिंग इट्स अर्लियर डिसीजन इन शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह केसेस contended that the parliament had no power to amend the fundamental right। सुप्रीम कोर्ट खुद भी बढ़िया इधर उधर अपने जजमेंट्स घुमा रहा है। पहले वाले में क्या बोल दिया, कोई भी पार्ट अनअमेंडेबल नहीं है, सब कुछ अमेंड हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 368। फिर एक बंदे ने ना मुद्दे उठाए, ठीक है, कि ये जो हमारा चला गया ना प्रॉपर्टी वाला, राइट टू प्रॉपर्टी, उस पे उसने मुद्दा उठाया था। तो उसको बोल दिया गया कि नहीं हम फंडामेंटल राइट नहीं अमेंड कर सकते, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, उसको हम अमेंड नहीं कर सकते। किसने बोल दिया? सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट केस में बोल दिया कोई भी पार्ट अनअमेंडेबल नहीं है। सेकंड केस में क्या बोल दिया, जो कि कौन सा केस है, गोलकनाथ, ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें क्या बोल दिया, फंडामेंटल राइट्स कभी भी अमेंड नहीं हो सकते। फिर एक 24th अमेंडमेंट आया था, ठीक है, नहीं है पिंकी दी है मेरे बैग में खोल के देखो रखी है, ब्लू ब्लू ब्लू, एक सेकेंड ना। हाँ फिर हम 24th अमेंडमेंट पढ़ते। पहला अमेंडमेंट हमने पढ़ा शंकारी प्रसाद केस में, जिसमें बोल दिया हो सकते हैं। फिर हमने गोलकनाथ में बोला नहीं हो सकता। 24th अमेंडमेंट में रिएक्टिंग टू हिज जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट थ्रू 24th अमेंडमेंट ब्रॉट सर्टेन चेंजेस टू अमेंडमेंट इन द फंडामेंटल राइट। द एक्ट डिक्लेयर द पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 360। इसमें ना अमेंड कर दिया उनने थोड़ा बहुत, जैसे 19(1) नहीं है, एक प्रॉपर्टी 31 नहीं है, हाँ डी नहीं है। तो अभी क्या हुआ, एफ नहीं है, एफ नहीं है ना, हाँ तो डी बोल रही है वो, एफ नहीं है, ठीक है। अभी क्या हुआ, तो 24th अमेंडमेंट में उन्होंने उस चीज को अमेंड किया एक्चुअल में। अभी तक क्वेश्चन चल रहा था है कि नहीं है, एक्चुअल में अमेंड किया और बोल दिया आर्टिकल 368 में यस ये अमेंड हो सकते हैं। पहले वाले में बोल दिया हाँ हो सकते हैं, दूसरे वाले में बोल दिया बिल्कुल नहीं हो सकते। 24th अमेंडमेंट बोल दिया हो सकते हैं और कर भी दिया। फिर आ गए हमारे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इनका ना स्टेट से मुद्दा था, ये
अपनी गवर्नमेंट से बड़े परेशान रहते थे। द पेटिशनर चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट। फिर से उसने लैंड रिफॉर्म्स वाला मुद्दा उठाया, जिसपे उसने क्या बोल दिया था कि नहीं हो सकते, पंजाब ने जब लैंड वाला केस उठाया था, ठीक है। The Supreme Court upheld the validity of 24th Amendment and held the Parliament can amend any part of the Constitution, including fundamental, but the Parliament cannot alter the basic structure of Constitution. Very, very important. ठीक है, ये तो तुमको पता ही था भाई। बेसिक स्ट्रक्चर हम नहीं हटा सकते, फंडामेंटल राइट को हम अमेंड कर सकते। तो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ था, केशवानंद केस एक्चुअली जीता नहीं था। नहीं, इस केस में क्या हुआ था कि पैनल बैठती थी पहले हमारे जजेस की, अब एक सिंगल बेंच डबल बेंच हो गया ना। तो पहले पैनल बैठी थी 13 लोगों की, 7 और 6 लोग, 7 लोग आ गए थे केशवानंद भारती के अगेंस्ट और 6 लोग आ गए थे उसके फेवर में। तो जो अगेंस्ट गए तो केस वो हार गया। तो अल्टीमेटली बस ये हो गया था, उसमें उसने हमें फंडामेंटल राइट की अवेयरनेस दे दी और प्लस हमें ये भी बता दिया कि हाँ अमेंड हो सकते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हो सकता। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को हम ऑल्टर नहीं करेंगे, मतलब हमारा ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है उसको हम कभी नहीं लाएंगे। बीच में अगर फंडामेंटल राइट में छोटा मोटा कोई अमेंडमेंट करना हो तो वो हम कर सकते हैं। तो जो केशवानंद भारती जी चाह रहे थे वो तो नहीं हुआ, पर एक बहुत बड़ी चीज हो गई थी फॉर द कंट्री। फिर आया हमारा 42nd अमेंडमेंट, एक 24th पढ़ा है उसी का उल्टा एक 42nd। फिर एक अमेंडमेंट आया, इन रिएक्शन टू अबव डिसीजन दिस अमेंडमेंट वाज डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी एंड गेव अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर टू द पार्लियामेंट बाय रिमूविंग द एक्सेप्शंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एज अ रिजल्ट पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इवन बाय ऑल्टरिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। फिर कंफ्यूज, फिर वापस क्या लेके आए कि बेसिक स्ट्रक्चर भी अपन हटा सकते हैं अब। ठीक है, हमने जो अभी केशवानंद भारती में बोला था ना वो नहीं, अब हम नई चीज लेके आए 42nd अमेंडमेंट। 42nd में हमने क्या बोल दिया कि सब ऑल्टर हो सकता है। फिर एक मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द पेटिशनर चैलेंज द अनलिमिटेड अमेंडेबिलिटी पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर 42nd अमेंडमेंट बाय डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द Constitution. The Supreme Court was convinced that the basic structure of the Constitution should be preserved and unlimited power given under 42nd should not prevail. फिर एक नया केस आया जिसमें इसमें इंदिरा गांधी वाला केस नहीं है, हाँ वो इमरजेंसी वाला केस है, बता रही हूँ वो भी। ठीक है, मिनर वाला मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर लास्ट चीज आई जिसमें उसने यही चीज को मुद्दा उठाया और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर भी चेंज कराने की कोशिश की। पर अल्टीमेटली क्या हुआ था, एक इंदिरा गांधी का केस आया था जिसमें उसका वही पासपोर्ट का नहीं, उसने वोटर जो वोट्स वाली मशीन होती है ना उसके लिए लोगों ने उसके अगेंस्ट केस उठाया था कि इसने ना वोट वाली मशीन छुपाई है और कुछ कुछ खुद भी वोट्स इनिशिएट किए, तो उसने डिस्ट्रॉय की हैं कुछ कुछ वोटिंग मशीन्स। ठीक है, तो उस पर वो पॉलिटिक्स में उस दिन बैठी थी, उसको मतलब टिकट थी, तो उसके अगेंस्ट उसके फेवर में और अगेंस्ट में वोट्स आते, तो उसको ये बोला गया कि तुम नहीं बैठ सकती, उसको उसका पूरा पोजीशन हटा दी क्योंकि उस पे ये मुद्दा हटाया, तो उसने अपने आर्टिकल्स उठाए थे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो तब आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हम कर सकते हैं फाइनली और बेसिक स्ट्रक्चर को हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के जो केस में हुआ था ना उसमें भी अल्टीमेटली वो पॉलिटिक्स में आ तो नहीं पाई थी उस टाइम पे, बाद में आई थी क्योंकि जो पर्सन सिलेक्ट हुआ था ही वॉज नॉट केपेबल इनफ टू रूल द कंट्री, तो बाद में तो वो बन गई थी, उन्होंने रूल की हमारी कंट्री। पर जब उन पे ये सारे क्वेश्चंस उठाए गए थे और इतने सारे उन पे एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने वोटिंग मशीन छुपाई है, डिस्ट्रॉय करी है और एक्स्ट्रा वोट्स खुद से कहीं से गेन वेन किए हैं, तो तब ये उसने अपना फंडामेंटल राइट्स पे एक्शन लिया था और तब फाइनली आया था कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो पर बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंक्लूजन, पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन including fundamental right is not absolute and the basic structure of constitution should be maintained। ये final conclusion आके गया। तो एक क्वेश्चन है हमारा अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये वाला कुछ वेरियस केसेस से आएगा। पहला केस शंकरी प्रसाद वर्सेस, उसमें क्या बोल दिया, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट क्या है, अनअमेंडेबल नहीं है। ठीक है, हम सब कुछ अमेंड कर सकते हैं थ्रू आर्टिकल 360 है। फिर एक गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जिसने लैंड को लेके मुद्दे उठाए थे। ठीक है, तो क्या बोल दिया, फंडामेंटल राइट को अमेंड
नहीं कर सकते। फिर हमारा एक 24th अमेंडमेंट आया था। 24th अमेंडमेंट में क्या बोल दिया, जज चेंजेस लेके आए और बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर, इसमें बोल दिया सर्टेन चेंजेस हम ला सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में। फिर केशवानंद भारती में ये आया कि बेसिक स्ट्रक्चर हम ऑल्टर नहीं करेंगे। फिर 42nd अमेंडमेंट में क्या आया, सब कुछ अमेंड हो सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर वक्चर को हम ऑल्टर करेंगे। फिर एक मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर करने के लिए भी मुद्दा उठा दिया था। तो फाइनल जजमेंट क्या आया, बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बट they are not मतलब amendment is not absolute, with some restrictions, with some rigidity ही amend हो सकते हैं। कौन से आर्टिकल में हो सकते हैं, 360 है। चलो अब कौन सा बचा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे लिए नहीं है पहली बात तो, ये स्टेट के लिए है, स्टेट के लिए भी गाइडलाइंस है, कंपलसरी नहीं है। जैसे तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स हैं, इसके लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ गाइडलाइंस है ना, कि जब भी लॉ बनाओ तो ये ध्यान में रखो, क्योंकि तुम ये काम कर रहे हो, तुम एक पोजीशन में बैठे हो, तो कोई भी एक्शन लो तो तुम्हें ये गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है। पहला पैराग्राफ पढ़ो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल गाइडलाइंस टू यूनियन एंड स्टेट। केस के पीछे लिखे होते हैं जो नंबर, जैसे दिस वर्सेस दिस, कौन सा केस है ऊपर, ये 1980 लिखा है, 1980 के आगे जो भी नंबर लिखा होगा, केस नंबर लिखा होगा 2, और फिर एससीसी की सुप्रीम कोर्ट केसेस वो, ठीक है, ये मत भूलना, साइटेशंस। हाँ जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी पढ़ा है ना साइटेशन, वहीं तो पढ़ा है व्हाट इज साइटेशन। हाँ मैंने दिया था पेपर में। तो तुम लोग ऐसे क्यों करते हो कि हमारा नहीं है ये उनका है, तुम्हारी बुक में कुछ भी आ सकता, तुम्हारा तो पेपर बना ही नहीं है आज तक, कुछ भी पूछेगा तो किसको क्वेश्चन करोगे। जनरल क्लॉजेस एक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर समझा था हमने कि क्यों है ये, क्या बताता है, बाकी सारी चीजों को क्या है, बाकी सारे एक्ट्स का क्या क्या बताता, थोड़ा तो लिख सकते हैं। इनकी बुक में भी ऐसे एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऐसे करके कुछ ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आया है, ऐसा कोई और टॉपिक नहीं है इनकी बुक में भी, एम्स एंड ऑब्जेक्ट, इसलिए दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी, ना उनकी बुक में टॉपिक है ना उनके, पर मैंने आंसर्स में दिया है वैसे, ठीक है, हो गया इजी से। बार बार एक ही चीज एक्टिव पैसिवली लिखिए कि वो क्या है, गाइडलाइंस है। किसी को कोई भी लाइन में कोई डाउट, चलो हम डायरेक्टली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखते हैं। स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ आए तो बताना। पहला डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पहली क्या गाइडलाइन है, उनको हमेशा सोशल सिक्योरिटी के लिए करना है, हमेशा वेलफेयर ऑफ द पीपल कोई भी काम करना है। प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, इक्वल राइट फॉर मेन एंड वुमेन देने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर नहीं दिए तो हम मुद्दा नहीं उठा सकते, फंडामेंटल राइट में उठा सकते। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर वुमेन एंड men, distribution of ownership of material recourse for common good, जो सबका है उसमें सबको equal distribution होना चाहिए। prevention of concentration of wealth of common detriment, फिर ensure health to citizens at workplace, protection of child and youth and against exploitation, ठीक है, detriment मतलब ये harmful, ठीक है। फिर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड सबको मिलना चाहिए, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस एट वर्क मतलब normal conditions for people, living wages and securing standards for living to workers, participation of workers in management of industries, uniform civil
कोर्ट सबके लिए इक्वल होना चाहिए, तो हमारे जो प्रोसीजर्स हैं वो सबके लिए इक्वल हैं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, प्रमोट एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, इनके लिए अलग से प्रमोशन उनको करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, ये और फंडामेंटल ड्यूटीज थोड़े बहुत सिमिलर है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो हमारे को चलाते हैं वो अलग, जो हमारे लिए केसेस बनाते हैं वो अलग। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो बाहर वाले देशों के साथ भी एक पीस मेंटेन करके इनको रखना है ताकि तुमको कोई हार्म नहीं हो। तो 15 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट? Relationship between fundamental rights and directive principle of state. If there is no conflict between fundamental and both have to be complied. If there is conflict, then fundamental right. Initially, state directive principle totally ignored. DP can override fundamental right, cannot override fundamental, was decided in the case State Madras versus Champakaram Doirajan. But later emphasizes on harmonious construction. What is harmonious construction? दोनों को साथ में लेके चलना है to resolve the conflict, but still the conflicts cannot be resided in various cases. Article inserted the constitution in amendment. तो present order of precedent to resolve the conflict, fundamental right except article 14 and 15, first preference. ठीक है, प्रेफरेंस वाइज दिया है। सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दोगे? सारे फंडामेंटल एक्सेप्ट 14 एंड 19। फिर प्रेफरेंस किसको दोगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज गिवन अंडर 39 बी, जो अभी हमने सारे पॉइंटर्स पढ़े। ठीक है, मतलब वही सब बी एंड सी। फंडामेंटल राइट्स फिर देना थर्ड प्रेफरेंस 14 और 19 को, फिर अदर डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसीज को लास्ट में, सारे पॉइंटर्स जो बच्चे कुछ हैं। ठीक है, फिर वहां पे नोट्स में उन्होंने बताया कि 14 कौन सा था फंडामेंटल राइट, 19 कौन सा था फ्रीडम। तो पहले इक्वालिटी और फ्रीडम को नहीं देना, थर्ड प्रेफरेंस देना। ठीक है, पहले वो प्रोहिबिशन, डिस्क्रिमिनेशन, इन सबको पहले प्रेफरेंस दो। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज वो पैराग्राफ पढ़ो इतना सा, करस्पॉन्डेंट ड्यूटी। भाई तुमको हमने फंडामेंटल राइट दिए हैं, पर तुम क्या करोगे? ये ड्यूटीज फॉलो करो। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट, फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर सिटीजन्स। ड्यूटी, आपको अगर कुछ राइट मिले तो आपकी कुछ ड्यूटी भी तो बनती है। फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ना कि इक्वालिटी रहेगी, इक्वल, तो तुम भी उतने केपेबल रहो विद द लॉ, उसको इतनी रिस्पेक्ट दो कि तुम्हें भी हम इक्वली ट्रीट करें। ठीक है, चलो पॉइंटर्स देखें। चलो, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट्स इट आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तुम चाहते हो हम तुमको इक्वल ट्रीटमेंट दें, तुम देश को पहले रिस्पेक्ट दो, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उन सबको फॉलो करो। ठीक है, टू चेरिश द follow and noble ideals which inspired a national struggle for freedom, तो हमारे फाइटर्स की रिस्पेक्ट आप रखो। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इंडिया, तो हर लॉ में हमने पढ़ा है कि जहां पे ये अफेक्ट होगा हम तुम्हें राइट देंगे ही नहीं, तो तुम भी हमेशा इंडिया की इंटीग्रिटी को ऊपर रखो। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन इट इज अपॉन टू कॉल डू सो, तो हमेशा देश के लिए आगे रहना जब भी हम बुलाएंगे। फिर टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल पीपल ऑफ इंडिया, प्लीज आपस में भाईचारा बना के चलो। टू फिर टू रिनाउंस, स्टॉप या प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ अ वुमेन, कभी भी औरतों की बेइज्जती नहीं करनी। टू कितने एक्साइटेड, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज और कॉम्पोजिट कल्चर, तो हमारी पुरानी चीजों को रिस्पेक्ट दो और बचा के रखो। टू प्रमोट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। तुम लोगों को पता है एक लिक्विड ट्री करके एक कंपनी है, ट्री, ये बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारी मेन रिवर्स है ना वो नहीं, जो एकदम कॉर्नर में कभी कभी हम ऐसे वाटरफॉल देखने चले जाते हैं, कभी ड्राइव करते करते साइड में छोटा मोटा वाटर रिवर दिख जाता है ऐसे, उनको क्लीन करने का काम करते हैं बेसिकली। तो ये एक कंपनी ही है, पब्लिक ने नहीं बनाई है, हम जैसे लोगों ने ही बनाई है। तो उस दिन वो ऑफिस भी आए थे मिलने,
तो ही वॉज इन इंडिया हेड, दैट पर्सन केम फ्रॉम दिल्ली फॉर 2 days, और हमारे जबलपुर में कौन सा एरिया, उसने एक बेल खेड़ा, हाँ एक एरिया उन्होंने मुझे मैप्स में दिखा, और एक पतरिया करके कोई एरिया है अपने, उसके पास उसने रिवर्स दिखाई, तो बेसिकली वो उसको क्लीन करने आए थे, ठीक है। तो विद द टीम ही वाज हियर फॉर डू दीज 2 एरियाज, तो वो लीगल हेल्प के लिए आए थे मेरे पास। तो वो मेरे को भी तब पता चला उनसे मिलने के बाद व्हाट दे आर डूइंग, तो फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं वो, ठीक है। कि कोई उनको आसपास ना एक पॉन्ड बनाना होता है, जिसमें उसमें एक कोई आइटम रखते हैं जिससे बहुत ज्यादा वो ग्रीन ग्रीन क्या होती है, काई काई जमाते हैं, और उसके बाद वो काई को पानी में डालते हैं तो पानी साफ हो जाता है। हाँ उनके पास एक कुछ उन्होंने वो बनाया हुआ है, तो पहले काई जमाते हैं और काई को पानी में डालते हैं, वो सारे जर्म्स और जो भी होता है वो खा लेते हैं और पूरी क्लीन हो जाती है। उनकी वेबसाइट देखना तुम लोग, लिक्विड ट्री, बहुत अमेजिंग वेबसाइट लगी मुझे। उसमें उसको लीगल हेल्प चाहिए थी कि मुझे किसी ना किसी ऑफिसर से अगर कोई परमिशन लेनी हो, एनओसी लेना हो, क्योंकि मैं वहाँ आसपास काम करूंगा, तो उस काम करने की परमिशन होनी चाहिए ना उसके पास। वैसे to develop the scientific temper and humanism, to safeguard public property and avoid violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and nation। ठीक है, ये हो गया हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। अब मेन पार्ट, ठीक है, अब मेन पार्ट चालू हो रहा है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अब सब सुनो, ठीक है। बहुत पहले मैं कहानी बताती हूँ, हमारे पास हमारी पार्स किस, श्रेयान अब सुन लो, हो गई नदी साफ। मेरे ऑफिस में सब उड़ा रहे थे वो नदी नाले साफ करने आए हैं क्या, मतलब यार इतना बड़ा बंदा है, लेकिन जबलपुर के लोग। सुनो, अब हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर हैं और हमारे गवर्नर के पास पावर है। हमने ऑर्डिनेंस वर्ड कहाँ पे पढ़ा था, आर्टिकल लॉ की डेफिनेशन में, मतलब आर्टिकल 13 में। तो हमने ऑर्डिनेंस को क्या समझा, टाइप ऑफ लॉ, ठीक है। ऐसे ही कुछ रूल्स वो बना देते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट नहीं बना रही है। कौन बना रहा है, प्रेसिडेंट या गवर्नर, दोनों के पास पावर है। गवर्न अपने स्टेट के लिए बना सकता है, प्रेसिडेंट अपने कंट्री के लिए बना सकता है। हम बोल रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट कभी सिर्फ एक स्टेट के लिए बना सकता है क्या, और क्या गवर्नर कंट्री के लिए बना सकता है, नहीं बना सकता, ठीक है। हम 3 लिस्ट पढ़ी थी हमने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में जो एंट्रीज आती हैं, मतलब जो जो सब्जेक्ट मैटर्स लिखे हैं, उन सब का राइट किसके पास है, सेंट्रल के, ठीक है। स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं, उन एंट्रीज का किसके पास पावर है, स्टेट पास, और कॉन्करेंट का दोनों के। हम अभी ऐसी पढ़ेंगे कि कभी कभी इमरजेंसी केसेस में स्टेट को अपने स्टेट के लिए लॉ बनाना है, तो ये नॉर्मल केस है। इमरजेंसी केस में प्रेसिडेंट घुस सकता है स्टेट में, ठीक है। और ऐसे ऐसे इमरजेंसी केसेस हैं कि क्या पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के बनाए हुए केसेस, जो कि यूनियन लिस्ट में है ऑब्वियसली, तो वो उसमें पूरा पार्लियामेंट कवर होता है हमारा यूनियन लिस्ट में। लेकिन सिर्फ एक सिंगल प्रेसिडेंट अगर इमरजेंसी में कोई एक लॉ बनाता है, तो क्या पार्लियामेंट को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस वे में करना चाहिए, ठीक है। अब हम ये सब चीजों को यहाँ पे समझेंगे। तो दोनों की पार्स, एक आ गया पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट केस ऑफ यूनियन और पावर्स ऑफ द गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट। तुमने ही बताया कि जो प्रेसिडेंट है वो सेंट्रल के लिए बनाएगा, मतलब कंप्लीट यूनियन के लिए, और स्टेट के गवर्नर किसके लिए बनाएगा, स्टेट के लिए। जब आप पावर ऑफ प्रेसिडेंट केस ऑफ यूनियन समझते हो, तो उनके पास कौन कौन सी पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेटिव पावर एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, फिर जुडिशियल पावर भी है, मिलिट्री पावर एंड डिप्लोमेट। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब पढ़ा था तब हमने 3 चीजें पढ़ी थी, ठीक है। अब तुम बताओ ये प्रेसिडेंट इसमें से किसके अंदर आता होगा, चलो वेरी गुड, जिसको पता था वेरी गुड, ठीक है। प्रेसिडेंट यहाँ आ गए, ठीक है। तो अब जो हम पार पढ़ रहे हैं ना, तो प्रेसिडेंट कब इधर भी घुस सकता है, प्रेसिडेंट कब इधर भी घुस सकता है, वो ये बता रहे हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन पावर इज बेसिक। फिर उन्होंने बोल दिया लेजिस्लेटिव पावर एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी है इमरजेंसी केसेस में, कि पार्लियामेंट की पावर भी आ जाती है किसके पास, एग्जीक्यूटिव वाले के पास, मतलब प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। जुडिशरी है, जुडिशरी में हमारे जजेस थे, पर कई बार हमारे प्रेसिडेंट के पास इधर पे भी मैटर घुसने के लिए है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें कोई जजमेंट दे, अब तुम किसके पास जाओगे ना, तुम्हारे पास तो कोई है, तुम प्रेसिडेंट के पैर
पकड़ सकते हो कि प्लीज ये वाला केस को हटवाओ, प्लीज ये वाले जजमेंट को हटवाओ। तो वहां पे प्रेसिडेंट को अगर कभी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज यहाँ पे सही नहीं, जजमेंट यहाँ पे सही नहीं आया, तो उस इमरजेंसी केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जुडिशरी के पावर को भी एक्सेस कर सकता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तो समझ गए, बीच बीच में कभी भी कंट्री के लिए कोई भी लॉ नोटिफिकेशन वो ला सकते हैं। मिलिट्री एंड डिप्लोमेट पावर्स भी इनके पास है। तो हमने जब पढ़ा प्रेसिडेंट कौन कौन सी है उनके पास, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और मिलिट्री, तो बीच में तो वो है ही है, ये तो उनके पास है बॉर्न पावर, ठीक है। लेकिन लेजिस्लेटिव भी आ जाती है, कुछ इमरजेंसी केसेस हम समझेंगे, जुडिशरी में भी घुस सकते हैं वो, और मिलिट्री पावर और डिप्लोमेट पावर में भी जा सकते हैं। ये हमने उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे दी है, ठीक है। अब हमने गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट भी यहीं बैठते हैं एग्जीक्यूटिव में ही, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर भी है उनके पास अपने स्टेट को लेके, लेजिस्लेटिव में घुस सकते हैं और जुडिशियल में भी घुस सकते हैं, बस इनके पास जुरिस्डिक्शन वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। मिलिट्री वाली इनको हमने नहीं दी है। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। आर्टिकल 123 इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम फंडामेंटल राइट ही तो पढ़ रहे थे, अब तो हम आए हैं गवर्नर और इसके बीच में। Under normal circumstances, Parliament is vested with legislative power और union list. Normally उसके पास क्या है, पार्लियामेंट के पास वो लेजिस्लेटिव में आता है, ठीक है, और उसके पास यूनियन लिस्ट में जो एंट्रीज हैं वो कवर होती हैं। बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेशल फीचर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट हैज फॉलोइंग फीचर्स। चलो स्नेहा रीड करना पहला फीचर जोर से। ठीक है, अभी क्या होता है हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये हमें पता है। तो अब दोनों जब फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो किसको हमने पावर दे दिए, प्रेसिडेंट को। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, दिस इज एन इमरजेंसी कि दोनों हमारे पास अभी फाइनल हुए ही नहीं है कि लोकसभा के मेंबर्स कौन है और राज्यसभा के मेंबर्स, तो हमने प्रेसिडेंट को, अभी हमें इमरजेंसी, हमें लॉ चाहिए, हमारे पास मेंबर ही नहीं है, हमारे पास दोनों हाउसेज ही नहीं है, तो अब फंक्शन नहीं कर रही, तो हमने किसको पावर दे दी, प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट वो लॉ बनाएगी। उसके बाद हमने एक टाइमलाइन दी जो हम आगे पढ़ेंगे, जब ये दो हाउसेस बन जाएंगे ना तब ये अप्रूव करेंगे, हाँ 6 वीक्स तब हम देखेंगे कि ये वाले लॉज को हमें आगे चलाना है कि नहीं चलाना है, ठीक है। तो पहला फ्यूचर जब दोनों हाउसेस हमारे पास नहीं है, ठीक है। सेकंड फीचर पढ़ना आस्था। तो अब वो हाउस नहीं है तो पार्लियामेंट का काम कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। तो सेकंड फीचर में बता दिया कि जो हमारा प्रेसिडेंट है ना उसके पास पार्लियामेंट जैसी ही पावर है, क्योंकि वो भी यूनियन सेंट्रल का ही बंदा है, वो कोई स्टेट का बंदा नहीं है। तो प्रेसिडेंट को हमने कैसी पावर दे दी, पार्लियामेंट जैसी पावर। चलो ठीक है, थर्ड पॉइंट प्रशंसा पढ़ना। ठीक है, अब ये जो पावर वो एक्सरसाइज करेगा तब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सजेस्ट करेंगे कि हमको आपके एक नए लॉ की नीड है, पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रहा है, प्लीज, जब सारे मिनिस्टर्स बोलेंगे ना तब प्रेसिडेंट जागेगा कि ठीक है चलो अब मैं एक लॉ बना देता हूँ। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे बीच रहते हैं क्या, नहीं, हमारे बीच काउंसिल मिनिस्टर्स रहते हैं जिनको समझता कि क्या चीज की जरूरत है, क्या चीज की नहीं, कहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगाना है, कहाँ फ्रीली छोड़ना है। तो ये नया लॉ वो जब उनको सजेस्ट करेंगे ना कि इस चीज की नीड है, तब वो नया लॉ लेके आएंगे, जो कौन से पावर में है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, 123, ठीक है। अब एक और दिशा पढ़ना। ठीक है, अब ऐसे ही कोई पावर बैठ दी हुई है तो इसका मतलब नहीं है, वो नीड होनी चाहिए ऑर्डिनेंस की, वो लॉ की जरूरत है। उसके बाद कंपेल मतलब कोई भी इसे डिनाई नहीं कर सकता कि हम इसे फॉलो नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट ने बोला है तो हमें करना ही है। भूमिका लास्ट पॉइंट। रीअसेंबल्स।
अप्रूवल। इसका मतलब क्या है कि तुमको हमने पावर दे दी, दोनों हाउसेस फंक्शन नहीं कर रहे थे तो तुम लॉ बना दो। भाई तुम जो लॉ बनाओगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सजेशन पे बनाओगे, जो तुम लॉ बनाओगे वो सेम एज पार्लियामेंट पावर जैसा रहेगा। एक और पॉइंट पढ़ लिया कि जो भी तुम लॉ बनाओगे ना वो सबको फॉलो करना है क्योंकि उसकी नीड है तभी तुमने बनाया है। अब एक और पॉइंट दे दिया कि जब हमारे हाउसेस मिल गए हैं तो तुम्हारे पास 6 हफ्ते का टाइम है कि तुम उसे एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो एक रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हो डिसअप्रूवल। अगर 6 हफ्ते तक तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो हम बोल देंगे वो लॉ हमें आगे नहीं चलाना। ठीक है, मतलब 6 हफ्ते तक अप्रूवल दे दी तो ठीक, नहीं तो कैंसिल। या फिर तुमने 6 हफ्ते में ही कोई भी एक 6 हफ्ते के पहले ही तुमने एक डिसअप्रूवल का रेजोल्यूशन पास कर लिया, बेंच को ठक 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 करके बोल दिया ये लॉ हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब तब हम एक्सेप्ट कर लेंगे अगर उन्होंने अप्रूवल दे दी है, नहीं तो 6 हफ्ते तक चलेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पार किसको दी है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने क्या किया, नया लॉ बनाया, एक्सेप्ट करना है, कितना टाइम है, 6 हफ्ते, नहीं तो रिजेक्ट। और एक और है कि उससे पहले एक रेजोल्यूशन पास कर दो कि नहीं समझ आया, फालतू लॉ बनाया तुमने। ठीक है जी, पार्लियामेंट में बैठ के। ठीक है, इफ द टू हाउसेज रीअसेंबल, लिखा है ना रीअसेंबल करेंगे पार्लियामेंट में, तो दोनों हाउसेज आके बैठ गए, अब रीअसेंबल किया और डिसाइड किया प्रेसिडेंट वाला लॉ एक्सेप्ट करना है कि नहीं। अब तुमने कंपनी लॉ में पढ़ा है वोट ऑफ हैंड्स और ये सब करके करना है, शो ऑफ हैंड्स ऐसे वोट करना है। पार्लियामेंट के भी अपने एक तरीके हैं, तो जैसे जैसे लोगों ने वोट किया एक्सेप्ट किया तो ठीक, नहीं तो रिजेक्ट। इफ द टू हाउसेज रीअसेंबल एट अ डिफरेंट डेट 6 weeks will be calculated from the day later became effective. The ordinance can be challenged only on the ground of malified intention in passing the ordinance. मतलब ऐसे ही नहीं आप बोल दोगे कि फालतू लॉ है, एक्चुअल में रीजन देना चाहिए कि वो मैलिफाइड है, एक्सेप्टेबल नहीं है, रॉन्ग लॉ है, इसलिए हमने डिनाई किया है। तो प्रेसिडेंट की भी बेइज्जती नहीं करनी है। ठीक है, अब सेम चीज किसको दी है, गवर्नर को। आर्टिकल 213 नोट लिया, इफ द टू पार्ट्स असेंबल एट अ डिफरेंट केस, हमने क्या बोल दिया, एक हाउस आ गया, राज्यसभा आ गई, लोकसभा नहीं आई, लोकसभा आ गई, राज्यसभा नहीं आई, तो क्या बोल रहे हैं 6 weeks हम कैलकुलेट तब करेंगे जब वो लोग सब असेंबल हो जाए। कहां से चालू करेंगे 6 weeks, जब दोनों आके बैठ जाएंगे। ऐसा ही नहीं कि आज आ गए एक हाउस और हमने चालू कर दिया 6 weeks, ऐसा जब दोनों आ गए तब हम चालू करेंगे आज से, तब तक वो लॉ चलता रहेगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव वो कब आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी वो दोनों वोट नहीं हुए हैं, अभी हमारे दोनों सभाज नहीं बने, तो वो लॉ चलता आ रहा है। एक सभा बन गई तब भी वो लॉ चलता आ रहा है, दोनों बन गई फिर बैठो 6 weeks देखो कि चलाना है लॉ की नहीं चलाना। ठीक है, चलो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इन द केस लिस्ट कौन से, स्टेट लिस्ट 213। द पावर इज ऑन द सेम ग्राउंड्स एज मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। Distribution of legislative power. Since India is a federal state, our constitution has gone into details regarding the relationship between union and states. The intention of the framers of constitution was to minimize the conflict between center and state. इसलिए हमने 3 लिस्ट में उनको अलग से बना दिया. The constitution of India has made two-fold distribution of legislative power because the union and states on the basis of territory or on the basis of subject matter. Territorial jurisdiction तुमको समझता, तुम किस एरिया के पार्ट हो, पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ स्टेट। तो हमारे पास पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए है और लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं स्टेट असेंबली, वो हमारे लिए कहाँ है, वो ओनली पार्ट ऑफ द स्टेट बनाती या होल ऑफ द स्टेट। ठीक है, द पार्लियामेंट इन सम केसेस कैन मेक लॉज which are effective even outside India. ये तो हमारे पास है बहुत सारे जिनका jurisdiction इंडिया के बाहर तक भी जाता है। सब्जेक्ट मैटर 3 लिस्ट, तीनों लिस्ट तुमको पता है, यूनियन जी। क्यों बच्चे, अभी स्टैम्प पड़ा था, स्टैम्प एक्ट, बाहर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, वहां की भरोगे कि आर्बिट्रेशन। ठीक है, आर्बिट्रेशन पड़ा, ऐसी कंपटीशन है जिसका जुरिस्डिक्शन बाहर तक भी जाता है। मैंने एप्पल और सैमसंग का केस दिया था, दोनों कंपनीज बाहर है, तुम भी अफेक्ट होगे तो। ठीक है, चलो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बचपन से सुनते आ रहे हैं। यूनियन में कितनी एंट्रीज देखो 97, फिर स्टेट में 66, करंटली 61 और कॉन्करेंट में 47,
थ्रू दीज आर अभी अमेंडमेंट के बाद 52। तो यूनियन लिस्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट मैटर इन विच पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट, इन नो केस स्टेट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द गिवन मैटर्स। क्लियरली यूनियन लिस्ट में कभी भी स्टेट एंटर नहीं होगा, ठीक है। देयर आर 97 एंट्रीज इन दिस लिस्ट। द मेन सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ आर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कॉइनेज, वॉर, पीस, ऑटोमेटिक एनर्जी एंड एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब के मैटर्स के कौन हैंडल कर रहा है? यूनियन। स्टेट में क्या बोल दिया? वो लिस्ट जो कि स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर टू लेजिस्लेट, बट एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द पावर ऑफ स्टेट शिफ्ट टू द पार्लियामेंट। तो तुम लोगों ने मुझे बताया कि स्टेट में प्रेसिडेंट एंटर कर सकता है, तो जब हमारी स्टेट लिस्ट है तो इसमें यूनियन घुस सकता है, मतलब पार्लियामेंट भी आके अपना इमरजेंसी केसेस में मुद्दा उठा सकती है, नए लॉ बना सकती है इसकी एंट्रीज में। इसके पास करंट कितनी एंट्रीज हैं? 61, जो कि हैं द मेन सब्जेक्ट ऑफ लिस्ट आर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, स्टेट कोर्ट फीस, प्रिजनर्स, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज। ऐसी कॉन्करेंट जिसमें दोनों मिलजुल के काम करते हैं। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट। लेजिस्लेट मतलब नए नए लॉज बना सकते, ठीक है। However, where there is a conflict between such law made by center and state on the subject matter, then the law made by the parliament shall prevail over the law made by the state legislature. इसमें कितनी एंट्रीज हैं? टोटल 52 करंटली, ठीक है। द मेन सब्जेक्ट आर क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, मैरिज, डिवोर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एक फोर्थ है रेसिड्यूरी, ये भी तुमको पता है, ये किसको दी हुई है? यूनियन को। ये कौन सा मैटर है जो कोई भी ब्लैंक छोड़ दिया हमने लिस्ट, ठीक है, इसमें कोई भी एंट्री में कुछ लिखा नहीं है। With respect to above matters which are not included in any of the three lists, Parliament has exclusive power to make laws. It is called residuary legislative power of Parliament. ठीक है, वैसे भी ऊपर कौन आता है? Parliament. A power of Parliament to make laws on state list. ऐसे कौन सी जगह पे है जो ये हम बोल रहे हैं कि स्टेट में घुस जाएगा पार्लियामेंट, ठीक है। पहला है नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा है ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी हो गई तो जो पार्लियामेंट बोले, ब्रेक डाउन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, ठीक है। फिर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, फिर लेजिस्लेशन फॉर एनफोर्सिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। अभी की अभी पांचों पॉइंट पढ़ो, अभी की अभी। पढ़ रहे हो कि नहीं? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, 6 months ऑफ एक्सपायरेशन। हाँ, यहाँ पे 6 months लिखा हुआ है, ये अलग चीज है, ठीक है। ये स्टेट में घुस रहा है, वो तभी तुम कंफ्यूज हुई होगी ना, 6 months बोल दिया था तुमने, वो इसीलिए क्योंकि जब वो स्टेट में घुसते हैं तो 6 months का टाइम है कि वो डिनाई कर सकते हैं कि एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत मतलब अप्लाई करना समथिंग विच यू प्रोक्लेमिंग, कुछ भी अप्लाई करना, इमरजेंसी में आप अप्लाई करते हो, ठीक है। हाँ, तब से 6 महीने, जब आप इमरजेंसी खत्म हो गई अब से 6 महीने का टाइम है, आगे फॉलो कराना है कि नहीं कराना। थर्ड पॉइंट, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। अब स्टेट लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट के मैटर्स देखे अपन ने, वो अगर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो पार्लियामेंट घुस जाएगा, ठीक है। स्टेट लिस्ट के मैटर्स हैं जिसपे आप लॉ बना सकते हो, अगर आप उस चीज को नहीं बना पा रहे हो तो फिर पार्लियामेंट एंटर करेगा ना। हाँ, अभी तो हम यही पढ़ रहे हैं ना,
ये पॉइंट्स में कि कब पार्लियामेंट लॉ बनाएगा स्टेट लिस्ट्स में। जो 51 लिस्ट पड़ी, 61 आई एम सॉरी 61, उसमें अगर स्टेट एक्टिव नहीं हो पा रहा है, स्टेट अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो पार्लियामेंट आएगा। ब्रेक डाउन हो गया बेचारा, नहीं कर पा रहा। हो गए पांचों पॉइंट्स। डन, सब डन। परी, मनुश्री, समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? तो ऐसी कौन सी 5 चीजें जिसमें स्टेट में एंटर हो जाएगी पार्लियामेंट फॉर मेकिंग लॉज? नेशनल इंटरेस्ट, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ब्रेकडाउन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ना स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स में नहीं कर पा रहे वो काम। ठीक है, अब बस लास्ट की 3 छोटे छोटे टॉपिक्स। क्या पूछा है? रूल्स अप्लाई टू इंटरप्रेट लेजिस्लेटिव लिस्ट। अब जो लिस्ट है, सबके पास अपने अपने सब्जेक्ट मैटर्स हैं, इनको कैसे हम समझें, कैसे इंटरप्रेट करें? पहला रूल है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये हमने इंटरप्रिटेशन में भी पढ़ा कि कभी भी दो में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो प्लीज दोनों को गिव इफेक्ट दो। ठीक है, दोनों को इफेक्ट में लेके चलो, ऐसे मत करो कि ये प्रिवेल करेगा ये प्रिवेल करेगा। अगर वो नहीं हो पा रहा है, आपका एक फाइनल डिसीजन नहीं आ पा रहा है, तो आप देखो कि कौन सा प्रिवेल करेगा। और हमने समझा कि पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट हमेशा प्रिवेल करेगा। तो अगर इंटरप्रिटेशन लॉ को दिक्कत आ रही है तो पहला रूल है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अभी हम रीड करेंगे। दूसरा रूल है रूल ऑफ पिट एंड सब्सटेंस। पिट यानी टाइटल, सब्सटेंस यानी उसका सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो पर्पस ऑफ लॉ समझते हैं हम। ठीक है, तो आप उसको क्या करो कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसको इंपॉर्टेंस दो, हेडिंग को मत दो। जैसे अगर हेडिंग में कुछ लिखा है कि अगर ये करना है तो हेडिंग में ऐसे लिख दिया कि दिस हैज टू बी फॉलोड, पर सब्जेक्ट मैटर में थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। तो आपको इंपॉर्टेंस किसको देनी है? सब्जेक्ट मैटर को। ठीक है, एक है कलरेबल लेजिस्लेशन। ये कहीं सुना तो होगा कि जो डायरेक्टली करने मना किया है उसको इनडायरेक्टली मत करो। ये क्लियरली, जो डायरेक्टली मना किया है उसको कभी भी इनडायरेक्टली मत करो। पहला पॉइंट, डिफरेंट एंट्रीज इन डिफरेंट लिस्ट आर टू बी इंटरप्रेटेड इन सच अ वे दैट एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम इज अवॉइडेड, ईच ऑफ देम इज गिवन इफेक्ट। तो हार्मनी लेके चलना है। सेकेंड, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस इज अप्लाइड व्हेन अ पर्टिकुलर लॉ डील्स विद द सब्जेक्ट इन वन लिस्ट एंड टचेस आल्सो अ सब्जेक्ट इन अनदर लिस्ट, देन द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन इज डिटरमाइंड। मैंने बोला पर्पस याद रखते हो ना, ऐसा क्यों होगा? तो हमेशा सब्जेक्ट मैटर को इंपॉर्टेंस दो। ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर को इंपॉर्टेंस देते टाइम समझो कि ऐसा क्यों लिखा है। तो क्यों लिखा है? क्योंकि प्रियम्बल में ऐसा चीज मेंशन्ड है। ठीक है, फिर आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, स्टेट्स व्हाट लेजिस्लेचर कांट डू डायरेक्टली इट कैन नॉट डू indirectly. When a legislature seeks to do something in an indirect manner what it cannot do directly, the court struck such लॉ। मतलब लॉ में अगर कोई चीज बोल दी कि ये आप नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली भी ऐसा लॉ बनाने की कोशिश मत करो। अगर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हम वहीं पे ही स्ट्रक ऑफ कर देंगे, वहीं पे ही कट कर देंगे उसको। ठीक है, अब सारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सारे आर्टिकल्स तुमको अभी तक याद है। ठीक है, अब इसका रिवीजन मैम कैसे करें? पहली बात तो ये जो है हमारे पास जिससे हमने पढ़ा है, लर्निंग हमें इससे ही करनी है, एटलीस्ट सारे फंडामेंटल राइट्स तो। पर जितना इसमें कंटेंट है वो कंप्लीटली हमें क्वेश्चंस में लिख के आना है। ठीक है, अब एक बार मॉड्यूल खोलो,